चलिए आज शुरू करते हैं हम कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस अध्याय में महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या क्या कहलाती है और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती, और साथ में लास्ट में क्या करेंगे, वास्तविक संख्या क्या कहलाती। ये परिभाषाएं पढ़ने के बाद हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल और उसके पहले के उदाहरण नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो देखो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है, 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या चीज, 0 से लेके अनंत तक की संख्या को। अभी अनंत क्या चीज है, देखो वो चीज जिसका कोई अंत ना हो। जब अपन हिंदी की बात करें तो अनंत किसे कहते हैं, जिसका कोई अंत ना हो। यानी आपको पता है कि संख्या कहाँ तक चलती है। आपने पहाड़ी में देखा होगा बचपन में कि 0 अपन ने 1 से 100 तक गिनती पढ़ी, उसके बाद बड़े हुए तो अपने 1000 तक पढ़ी, 1000, लाख, करोड़, फिर अरब, खरब, ये आगे बढ़ते गए। और अपन को क्या सबसे बड़ी संख्या पता है, दुनिया में सबसे बड़ी संख्या क्या है। जैसे अपन मान लें कि हमने बोला कि भैया सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो किसी ने बोला जैसे 999। क्या बोला, 999। हमने यहाँ एक और 9 लगा दिया, उससे बड़ी हो गई 9999। अगर उसने बोला कि ये सबसे बड़ी है तो हमने एक और अंक लगा दिया, फिर वो हमने कह दिया कि ये इससे बड़ी है। अब क्या है, इससे बड़ी क्या है, तो एक और अंक लगा दे तो उससे बड़ी होगी। ऐसे अगर अंक बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो बड़ी संख्या बनती जाएगी। तो इसका कितनी भी संख्या लिखते जाओ, कोई फिक्स है क्या, नहीं। जितनी लिखते जाओ तुम तो पूरी एक किताब भर दो अंक लिख के, तो भी वो उसके आगे एक और अंक बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि उससे बड़ी संख्या बन जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जो संख्याएं हैं, माने है ना, जो पूर्ण संख्या हो या कोई भी संख्या हो, उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए वो क्या है, अनंत। तो आई बात समझ में। तो अगर अपन पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या क्या है, 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, फिर 1, 2, 3, 4 और ऐसे बढ़ते गए और जिसका कोई अंत ना है, बढ़ती जाएगी संख्या। तो ये कौन सी परिभाषा हुई, पूर्ण संख्या की। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो इसलिए इसको कैपिटल N से दर्शाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या, देखो जैसे पूर्ण संख्या में 0 से अनंत थी ना, बस प्राकृत संख्या में डिफरेंस क्या है, इसमें 0 नहीं है। ये 0 क्या होगा, हटा देंगे और कहां से चालू करेंगे अपन, 1 से। तो 1, 2, 3, 4 और ऐसी चलती चलती कहां तक जाएंगी, अनंत तक। तो ये कौन सी संख्या कहलाई, अपनी प्राकृत संख्या। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्या है परिभाषा, पूर्णांक संख्या की। किसकी, पूर्णांक संख्या की। तो देखो पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या है, ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अभी ऋणात्मक अनंत और धनात्मक अनंत क्या है, इसको अपन मान लीजिए आपने संख्या रेखा देखी हो, देखो जी मान लीजिए अपन ने बनाई संख्या रेखा, तो यहाँ बीच में क्या रहता है, 0। इस साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड 1, 2, 3 और ऐसे बढ़ते जाएंगे और अनंत तक जाएंगे। कहाँ की, देखो किसी एक चीज आप याद रखें, जैसे कोई संख्या लिखी, मान लो 7 लिखी, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं बना, यानी किसका होता है, प्लस का। यानी कि कैसी, ये 7 धनात्मक है। और यहीं ये हो जाए कि -7, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ से प्लस में चल रही है, धन वाली संख्या चल रही है, 1, 2, 3, 4, कोई निशान नहीं आगे धन है, कोई निशान नहीं यानी आगे धन है, मतलब ये धनात्मक संख्या चल रही ना। तो ऐसे 4, 5 धनात्मक संख्या चलती जाएंगी, इसलिए ये धनात्मक अनंत। माने जी यहाँ 0 के साइड, राइट हैंड साइड क्या, माने दाएं साइड क्या, धनात्मक संख्या बढ़ती जाएंगी, तो ये किस साइड पहुंचेगी, धनात्मक अनंत के यहाँ। लेकिन यहाँ संख्या रेखा के बाईं ओर देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ क्या होगा, -1। यहाँ क्या होगा, माइनस। देखो यहाँ 0 से इस साइड प्लस का 1 होता है दाएं साइड, और बाईं साइड किसके साइड होता है, बाईं साइड क्या होता है, ऋणात्मक चीजें। 0 के साइड -1, -2, -3, -4 ऐसे बढ़ते जाएंगी और ऋणात्मक अनंत तक जाएंगी। आप आई बात समझ में, परिभाषा क्या कह रही थी कि यहाँ ऋणात्मक अनंत से लेके धनात्मक अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखो ये उदाहरण है, बीच में ये 0, इस साइड -1, 1, 2 और ऐसे बढ़ते जाएंगे 3, 4, 4 और धनात्मक अनंत। और यहाँ -3, -4, -100 आएगा, कभी -1000 आएगा और ऐसे बढ़ते जाएंगे ऋणात्मक अनंत की ओर।
ठीक है बच्चों, तो समझ में आया आपको कि पूर्णांक संख्या क्या कहलाती हैं। अब इसके बाद अपन समझेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है, वह माने P बटे Q के रूप में, क्या P बटे Q के रूप में रहने वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये P बटे Q क्या है, यानी अंश बटे हर के रूप में। कैसे, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्या। अब ऊपर वाली बटे की ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती और बटे की नीचे वाली संख्या क्या कहलाती, हर। तो मतलब आप तो परिमेय संख्या ये समझिए, यदि वह संख्या जिसको बटे के रूप में लिखा है, यानी बटे आ रहा हो, जैसे मान लो 2/3 ये बटे आया ना, तो ये समझ लीजिए कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। जैसे मान लो 4/5, ये मान लो 60/9, ये बटे आ रहा है ना, इसलिए ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इन पूरी परिभाषाओं को नोट कर लेना है, जिससे आपको कभी भी याद करने में समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। तो वह संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती। अभी देखो परिमेय पढ़ा था ना, तो परिमेय के आगे आ लग गया, यानी इसका परिमेय संख्या का उल्टा। जैसे परिमेय संख्या को अपन क्या लिख सकते थे, P बटे Q यानी अंश बटे हर के रूप में, यानी बटे के रूप में। लेकिन अपरिमेय संख्या को कैसे लिखेंगे, वह संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती। चलो उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो पाई, आपको जानते हो पाई, तो पाई का मान क्या होता है, 3.14। अभी फिक्स नहीं होता ये 3.14, इसके आगे भी होता है, लेकिन अपन इतना अप्रोक्स मान लेते हैं कि यहाँ तक 1/4 बस है। लेकिन यहाँ जब अपन करेंगे ना, तो आगे आगे आता रहेगा। और एक और पाई का मान आपको पता था 22/7। अब ये 22/7 ये तो परिमेय संख्या दिख रही क्योंकि बटे, लेकिन नहीं, देखो जो पाई का मान 3.14 है ना, वो इसी से आया। मतलब तो आपको पता हो कि अपन जब ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि 7 का भाग किस में दे रहे, 22 में। कैसे 7 का भाग किस में दे रहे, 22 में। तो अब आप भाग देंगे, तो मान लो चलो भाग दे के देखें, 7 की 21, बचा कितना 1, यहाँ लगाया दशमलव, यहाँ बढ़ाया 0, तो 7 एकम 7, फिर घटाया तो बचा 3। अपन ने फिर अब दशमलव के बाद 0 नहीं लगाते, अपन तो लगाते जाए बस। तो 7 को 28, 7 बचे 2, फिर 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये कितना बचा 6, फिर 0 बढ़ाया, 7 7 49, 7 8 56, फिर घटाया कितना बचा 4, फिर 0। माने ऐसे ही करके बढ़ता जाएगा। क्या किसी संख्या का अंत मिल रहा, नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसके देखो बटे के रूप में भले ही लिख दिया अपन ने, लेकिन देखो यहाँ दशमलव आता जा रहा है, ये अपन क्या कहेंगे, इसको पाई का मान को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला लास्ट रह गया है वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर। कैसा नंबर, रियल नंबर। तो इसकी परिभाषा क्या है, सभी संख्याओं का संग्रह, यानी जो आपकी जितनी भी संख्या देखी होगी आपने, जितनी भी संख्या होती है, सभी संख्या किस में आती है, वास्तविक संख्या। जैसे मान लो 1, अभी 1 क्या है, प्राकृत संख्या भी है, प्राकृत है, पूर्ण संख्या भी है, परिमेय संख्या है भी है। अब आप कहोगे परिमेय संख्या कैसी है, देखो भैया 1 है, मान लीजिए क्या लिखा है अपन ने 1, ठीक है, ये प्राकृत पूर्ण। तो अपरिमेय कैसी, देखो आपको पता हो कि ना किसी भी संख्या के बटे में मन से 1 बना सकते हैं, तो बना दिया, तो क्या बन गया ये परिमेय संख्या। जैसे मान लो 3 लिखा है, इसके बटे में कुछ नहीं है, अपन बटे में मन से 1 लिख सकते ना, लिख सकते। अगर आपको ना पता हो तो किसी भी संख्या के बटे में मन से 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया 3/1, यानी परिमेय संख्या बन गई, इसलिए एक परिमेय संख्या भी है। तो ये जितनी भी संख्या होती, चाहे परिमेय हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे अपरिमेय हो, सब संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। इसमें पूर्ण भी संख्या ले लो, परिमेय भी ले लो, पूर्णांक भी ले लो, जो आपकी है ना इच्छा हो, सब संख्याएं किस में आएंगी, अंदर वास्तविक संख्या के। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया वास्तविक संख्या क्या कहलाती है। माने जितनी भी आपको संख्या दिखें, मिले, या जानते हो या ना जानते हो तो भी होती हो, तो वो सब कौन सी संख्या में आएंगी, वास्तविक संख्या में आएंगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब अपन करेंगे उदाहरण नंबर 1। तो क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। माने जो ये कथन दिए गए ना 3, तो उनको बताना कि ये कथन सत्य हैं या असत्य। यदि सत्य हैं, अब इसके कारण भी नहीं कि सत्य हैं तो क्यों सत्य हैं, और असत्य हैं तो क्यों असत्य हैं, तो इसका अपन कारण भी देंगे। चलिए, तो सबसे पहले अपन करते हैं पहला वाला।
ठीक है, तो इसमें क्या लिखा, देखो जो अपन ने अभी परिभाषाएं पढ़ी ना उन्हीं का उपयोग होगा इसमें, ध्यान रखना आप कि अपन ने जो पढ़ी ना उसी का उपयोग करते हुए इन सवालों का आंसर दे सकते क्वेश्चन का। जब आपको परिभाषा अच्छे से याद होगी ना तभी आपको बनेगा। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है ना तो पहले आप एक बार परिभाषा याद कर लीजिए, फिर समझिए, तो क्या होगा, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। वो क्या बोल रहे हैं, जो पूर्ण संख्या क्या होती है, हर पूर्ण संख्या क्या होगी, प्राकृत संख्या, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो आपको पता है पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, ये कहलाती है 0 से अनंत तक। क्या कहलाती है, 0 से अनंत तक। अब देखो, और प्राकृत क्या कहलाती है, 1 से अनंत तक, 1 से अनंत तक। अब आप बताइए कि इनने बोला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, माने जितनी भी पूर्ण संख्या है वो सब प्राकृत संख्या होगी क्या। देखो यहाँ 0 से अनंत तक माने 0 1 2 3 ऐसा बढ़ता जाएगा। प्राकृत संख्या 1 2 3 4, माने देखो 1 पूर्ण है तो प्राकृत भी है, 2 पूर्ण है तो प्राकृत भी है, 3 पूर्ण है तो प्राकृत भी है। लेकिन आपको ये दिख रहा है 0, ये 0 पूर्ण संख्या तो है पर प्राकृत संख्या नहीं है, यदि नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रत्येक पूर्ण संख्या, माने जितनी भी पूर्ण संख्या है सब प्राकृत होंगी। भैया सब पूर्ण संख्या प्राकृत होंगी लेकिन 0 के अलावा, तो 0 प्राकृत नहीं है। जबकि इन्होंने बोला है प्रत्येक माने सभी, माने सभी, तो सभी ये बात क्या हो गई अपनी गलत हो गई, यानी क्या हो गई, असत्य। क्यों, क्योंकि एक 0 पूर्ण संख्या है पर प्राकृत संख्या नहीं है। सिर्फ 0 के कारण ये असत्य हो गई, ना तर 1 से तो सब पूर्ण भी है तो पूर्णांक भी पूर्ण भी है तो प्राकृत भी है, ये 2 पूर्ण है तो प्राकृत भी है, 3 पूर्ण है, तो ऐसे बढ़ते रहेंगी। सब पूर्ण जो पूर्ण है प्राकृत है, लेकिन जो 0 है वो पूर्ण है परंतु प्राकृत नहीं है, क्योंकि प्राकृत 1 से चालू होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको कि तो अपन क्या लिखेंगे कि असत्य है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया इसके। अब अपन देखते हैं दूसरा वाला, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो देखो पूर्णांक क्या कहलाती है ये समझो, क्या पूर्णांक, तो पूर्णांक का क्या कहलाती है अपनी, देखो ऋणात्मक अनंत से, देखो जो जैसे अच्छा अनंत बता दें, जो अपन को अनंत लिख रहे थे ना अपन, तो अनंत का एक सिंबल होता है, क्या माने इस चिन्ह होता क्या, जैसे अपन गणित में 8 बनाते हैं ऐसा सीधा, अपन सिर्फ क्या करें, इसको क्या कर दें, पलट दें, उल्टा कर दें, माने इसको इस साइड कर दें, जैसे ये ऊर्ध्वाधर है ना तो इसको क्षैतिज कर दें, ऐसे माने पलट दें, लेटा दें सीधे, ये खड़ा है ना मान लो ये लेटा दें तो ये किसका निशान बन गया, अनंत का। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हम ये लिखें क्या कि है ना कि अनंत को हम इससे सिंबल से दर्शा दें तो ये समझ जाइएगा कि ये अनंत है। तो मतलब ये पूर्णांक क्या होती है, ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक, माने जैसे ऋण 4 ऋण 3 0 1 2 3, चाहे धन की हो चाहे ऋण की हो, सब क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी ये पूर्णांक माने क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, माने जितने भी ये पूर्णांक दिख रहे सब परिमेय संख्या होते हैं। अब आप कहेंगे इसमें सर आपने बताया था परिमेय संख्या वो कहलाती है जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटे जिसमें बटे आए वो परिमेय संख्या है। तो आप तो देख रहे हैं यहाँ तो कोई बटे नहीं, यानी परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन आपको हमने अभी अभी बताया है कि किसी भी संख्या के बटे में मन से 1 लिख सकते हैं, इनको भी मन से 1 बटे में 1 लिख सकते, बटे में 1 मन से लिख सकते। अब जब बटे में 1 लिख सकते तो ये क्या बन गई, परिमेय संख्या। तो क्या होगा, ये सत्य की असत्य, क्या होगा, सत्य। क्योंकि देखो जैसे मान लो -4 पूर्णांक संख्या है, इसके बटे में मन से 1 बना दिया तो क्या बन गई, परिमेय संख्या। अब आप मन से ये 2 बना दो तो ये गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ मन से अगर बनाना है तो बटे में सिर्फ 1 बना सकते, 1 की छूट है, बाकी 2 4 5 6 कुछ नहीं ले सकते, सिर्फ 1 के अलावा सिर्फ अपन को 1 लेना है। जैसे -7 लिखा तो बटे में 1 ही ले सकते हैं बस, तो ये परिमेय बन गई। इसलिए अपन क्या कहेंगे, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को मान लीजिए पूर्णांक अपन ने m मान लिया, m को m बटे 1, देखो ये अपन ने मन से बटे में 1 जोड़ दिया था, तो सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को, यानी जैसे -7 को m बटे 1 के रूप माने -60 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं, और इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। जैसे अपन उदाहरण दें कि मान लो जैसे -8 मान लो, -8 पूर्णांक है, उसको किसके रूप में लिख सकते हैं, -8 बटे 1, ये बन गई, बटे आ गया यानी परिमेय बन गई, इसलिए ये सत्य है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको।
अब आगे देखें अपन, अब तीसरा रह गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, क्वेश्चन बोला। इसको क्या कर दिया इन्होंने? पलट दिया। अब इनने बोल दिया प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। अब इस पे विचार कीजिए आप। देखो जैसे परिमेय संख्या मान ली 2/3, 2/3 लिख ली, और आपको बता दें कि परिमेय पूर्णांक संख्या होती है हमेशा, माने जैसे बटे में तो कर देती है अगर एक बना दे, लेकिन अगर यहाँ 2 हो जाए ना तो ये परिमेय बस होगी, पूर्णांक नहीं होगी। अब आपको बताया था कि बटे में कभी भी अपन एक के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो पूर्णांक जैसे मान लो 3 है, तो ये कैसी संख्या है? इसको बटे में एक करके अपन परिमेय बना देंगे। लेकिन जैसे मान लो अब परिमेय 2/3 है, तो अब ये 3 थोड़ी हटा देंगे, और जबकि पूर्णांक में सिर्फ एक अंक की संख्या ही होती है, वो तो बटे में एक बस बना सकते। अब इसमें बटे में एक दिख रहा? नहीं दिख रहा। जैसे अपन मान लो ये लिखा 2/1, तो ये परिमेय संख्या है। देखो जब बटे एक में एक जोड़ भी सकते हैं तो बटे से एक हटा भी सकते हैं, तो हटाया तो क्या बचा? सिंपल 2। तो ये क्या बन गई? पूर्णांक संख्या बन गई। अब पूर्णांक बन गई तो मतलब है ये माने परिमेय को पूर्णांक बदल सकते, लेकिन लास्ट में यहाँ एक था इसलिए हटा दिया। मान लो यहाँ लास्ट में 3 बटे में 3 होता तो अपन ना बटे में 3 ऐड कर से माने लगा सकते मन से, ना हटा सकते। मन से सिर्फ क्या लगा सकते? एक, और मन से हटा सकते सिर्फ एक। माने एक को चाहे हटा दो चाहे लगा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी संख्या को नहीं कर सकते। तो अब ये देखो 2/3, और क्या 2/3 पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं हो सकती, क्योंकि आपको बताया था हमने कि सिर्फ क्या होगा, एक ही प्रकार की, जैसे मान लो -8 है या -9 है, ऐसी संख्या बटे में मात्र एक हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ बटे में तो 3 है, यानी ये कैसा होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। क्यों? क्योंकि ये ना देखो ये 2/3 ये परिमेय तो है क्योंकि बटे के रूप में, लेकिन पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक के लिए चाहिए एक सिंगल अंक, जबकि यहाँ 2 है। ठीक है, सिंगल से मतलब कि आजू बाजू ऐसे एक 12 हो सकती है, लेकिन 1/2 ऐसी नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया। अब आप क्या करें कि इसको अच्छे से क्या कर लें? नोट कर लें। क्या कर लें? अच्छे से नोट कर लें, समझ लें, जिससे आप पे बन जाए। अगर यहाँ देखना हो तो उदाहरण दे सकते हैं इसका। जैसे मान लो 2/3 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्णांक नहीं, ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे बढ़े अब अपन। अब आ गया उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 में क्या है कि पढ़े अपन क्वेश्चन, 1/2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है कि 1/2 के बीच की 5 परिमेय संख्या अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो हम इसको ट्रिक के द्वारा बता देंगे तो आप पे तुरंत जल्दी बन जाएगा। अब एक चीज आपको पहले विशेष तौर पर बता दें कि 2 परिमेय संख्या के बीच क्या, 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। क्या? जब 2 परिमेय संख्या, मान लीजिए एक परिमेय संख्या A है और एक परिमेय संख्या B है, तो इनके मध्य अनंत होगी, जिनकी गिनती नहीं कर सकते, इतनी सारी परिमेय संख्या है। अब जैसे आपने ये देखो, ये क्वेश्चन ले कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि आपने गिनती क्या पढ़ी? 0 1 2 3 पढ़ी, एक के बाद सीधे डायरेक्ट क्या पढ़ी? 2 पढ़ी, इनके बीच में कुछ पढ़ी, तो फिर भी ये 5 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? लेकिन आपको बता दें क्या ज्ञात करना, पूर्णांक वगैरह नहीं करना, अपन को परिमेय माने P/Q के रूप में ज्ञात करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 संख्याओं के बीच में कितनी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत, मान जिसकी गिनती नहीं, बहुत सारी होती है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उतनी परिमेय संख्या होती है। यानी इसलिए अपन कह देंगे अनंत परिमेय संख्या होंगी। तो ये निकालना संभव है। हालांकि आप रजिस्टर में अभी नोट बना के डाल लें, कितना? इतना नोट बना के लिख लें क्या कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ये आपका ऑब्जेक्ट में आ सकता है, या रिक्त स्थान में आ जाए या खाली स्थान में आ जाए, माने रिक्त स्थान या खाली स्थान में आ जाए, या सही विकल्प में आ जाए, या सत्य में आ जाए, या किसी भी चीज में आ सकता है। तो आप अच्छे से समझ लें और याद कर लें और लिख लें इसको। ठीक है, तो अब चलिए अपन करते हैं उदाहरण नंबर 2। तो 1 और 2 के बीच में क्या लिखना है? 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनको क्या किस में बदल लेंगे? परिमेय संख्या। ये देखो, ये दिख रही ना, ये प्राकृत पूर्णांक में दिखी है, तो अपन को इनको पहले परिमेय बना दें। तो क्या करेंगे, दी हुई संख्या
को परिमेय संख्या में लिखने पर, ठीक है ना, परिमेय संख्या में लिखने पर। तो कैसे लिखेंगे, एक है, आपको बताया परिमेय संख्या क्या कहलाती, बटे वाली, तो आपको हमने बताया था कि मन से बटे में एक जोड़ सकते, तो लो एक परिमेय संख्या बन गई। और एक मन से ये है 2, तो मन से बटे में एक जोड़ सकते, लो परिमेय संख्या बन गई। अब बन गई, अब आपको हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे कि इससे तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या, देखो, जिन दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, हाँ, पर एक और बात की, अगर ये ऐसी सिंगल संख्या हो, सिंगल मतलब जैसे हो सकता है 12 13 हो सकता है, जैसे 12 और 13, माने ऐसी संख्या हो जो इसके बटे में फिलहाल अभी कुछ ना हो, माने जिसके अंश ऊपर ऊपर का हो, हर कुछ ना हो, या हर एक हो सकता है, या फिर हर एक हो सकता है। देखो एक तो अपन हर में लगा देंगे, अगर कुछ नहीं होगा तो अपन हर में तो एक लगा सकते, बाकी ऊपर बस संख्या होनी चाहिए और नीचे कुछ ना हो, एक के अलावा कुछ ना हो, तो अपन ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो कैसे, मान लीजिए कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5, तो अपन यहाँ रफ में क्या करेंगे, जितनी संख्या निकालना उसमें एक जोड़ देंगे। क्या, जैसे 5 संख्या ज्ञात करनी, तो उसमें मन से एक क्या जोड़ दो, तो वह कितना आ गया, 6। तो जो ये आया ना, इसको क्या करो, अंश हर, माने जो अब अपन ने बटे में एक लगा दिया तो अंश और हर बन गया, तो दोनों ऊपर और नीचे उसका क्या कर दो, गुणा। क्या कर दो, ऊपर और नीचे उसका क्या कर दो, गुणा। देखो आपको दोबारा समझाएंगे, एक बार देख लीजिए। तो देखो आपको पता है ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा होता है और नीचे वाली का नीचे होता है। तो 6 एकम 6 और यहाँ 6 एकम 6, और यहाँ क्या हो गया, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। तो इन दोनों के मध्य है ना 5 परिमेय संख्या मिल जाएंगी। तो बटे में 6 है तो सबके बटे में 6 लगा देंगे अपन, बटे में 6 लगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ 6 और यहाँ 12 है, तो इनके बीच की निकालना, तो 6 गिनती नहीं करेंगे और इसकी 12 की गिनती नहीं करेंगे, लेकिन इनके बीच की तो आ जाएंगे। तो 6 के बाद क्या आता है, तो यहाँ 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये आ गया अपना आंसर। ये आ गई आपके बीच की परिमेय संख्या। समझ में आया। देखो सिंपल बात ये है, जितनी बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना हो उसमें आप मन से, जैसे 5 ज्ञात करना तो मन से एक उसमें क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें, तो क्या आ गया 6, और जो ये आया उसको दी हुई संख्या में ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो क्या होगा, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उन दोनों के बीच की संख्या को अपन क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना कैसा क्या करना है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आप पे करते, और ध्यान रखना ये विशेष बात, ये ट्रिक कहाँ लगेगी, जैसे जहाँ आपकी जो, जैसे मान लीजिए सिंगल संख्या दी है या बटे में एक हो, अगर बटे में और कुछ हो तो फिर दिक्कत जाती है उसको करने में कि हाँ, और हो सकता है कि अगर बटे में समान भी हो तो भी अपन ये ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन जब असमान हर हो ना, माने अलग अलग हर हो, तो पहले हर को समान करते हैं उसके बाद ये वाली ट्रिक लगाते हैं। मतलब कैसा, जैसे मान लो, जैसे मान लो उदाहरण दिया हो 3 और 4 के बीच में संख्या निकालना परिमेय, तो ये ट्रिक लग जाएगी। अगर 3/1 और 4/1 के बीच में निकालना तो भी ये ट्रिक लग जाएगी। लेकिन अगर मान लो दिया हो 3/4 और 3/6 के बीच में निकालना हो तो फिर ये ट्रिक नहीं लगी। इसका अपन क्या करेंगे, पहले अंश हर को क्या करेंगे, समान करेंगे, माने एक सा करेंगे, उसके बाद ये ट्रिक लगाएंगे। तो हालांकि अपन आगे वाले क्वेश्चनों में देखेंगे, अगर ऐसे आएंगे तो अपन समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है बच्चों। नोट कर लिया आपने, ये पूरा है, ये लाइन इतनी है कि ये वाली, और ये इतना, और ये इतना आंसर, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़े, अब अपन देखते हैं प्रश्नावली 1.1। क्या पढ़ेंगे अपन, प्रश्नावली 1.1। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0, माने बटे में जो Q है उसमें 0 अपन नहीं लिख सकते क्योंकि वो अपरिभाषित रहता है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। और देखो जैसे जो शून्य है, क्या है ये शून्य, तो क्या ये परिमेय संख्या है। आपको हमने बताया था कि बटे में मन से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे बटे में 1 बना दिया ना 1, तो देखो ये बटे वाली संख्या बन गई, तो ये कैसी हो गई, परिमेय संख्या है। यानी इसका आंसर क्या होगा कि हाँ, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना कि कैसा क्या
देखो बटे में एक बना देते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, ऊपर जीरो हो सकता है, लेकिन इन्होंने बोला ना नीचे जो क्यू देखो नीचे होता है हर। अब आप कभी भी ध्यान रखना, कभी भी जो परिमेय संख्या होती है यानी बटे वाली संख्या होती, उसके नीचे बटे में कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि ये अपरिभाषित होता है। ये कभी भी बटे में, कोई भी संख्या के बटे में जीरो नहीं लगाया जाता है। हाँ ऊपर हो जाए चलेगा, जैसे ऊपर हो जाए मान लो नीचे 4 ऊपर जीरो है चलेगा, लेकिन कभी भी नीचे जीरो नहीं होता। ठीक है, तो अपन चलो इसका आंसर लिख लेते। क्या देखिए कि हाँ, इसमें क्या लिखेंगे, हाँ 0 0 1 परिमेय, 0 एक परिमेय संख्या है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये अपना हो गया। तो उदाहरण के लिए अपन दे दे, जैसे मान लो उदाहरण में 0/1 और आज और भी हो सकता है, हालांकि अपन है ना जैसे अब परिमेय संख्या और उदाहरण भी हो सकते कि 0 के बटे में 4 हो, या 0 के बटे में 6 हो, या 0 के बटे में 9 हो। ठीक है ना, तो ये नहीं हमने जो बताया आप ये समझे कि हमने कहा कि बटे में एक मन से बस बटे में एक लिख सकते हैं। तो भैया जब अपन लिख सकते हैं, अगर लिखा या दो दिया हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो 0 के बटे में 4 दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। ठीक है बच्चों, तो आया समझ में पहला क्वेश्चन। अब करते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बस वही ट्रिक लगाना है कि सबसे पहले क्या करना है, दी गई संख्या को परिमेय संख्या में लिखने पर, लिखा देखो परिमेय संख्या बनाना तो मन से बटे में 1, तो यहाँ भी 4 में मन से बटे में 1। अब आपको ट्रिक क्या बताई थी, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उसमें मन से क्या जोड़ देंगे 1, तो क्या आ गया 7। तो जो आया उसको ऊपर नीचे क्या कर दें अपन, गुणा कर दें। तो लो ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे, तो यहाँ देखो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, इसमें नीचे का नीचे। तो 7 की 21, 7 एकम 7। ऐसे ही ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे। ये तो आप पढ़ चुके हैं ना 7वीं 8वीं में कि कभी भी जो परिमेय संख्या गुणा होता तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर में और नीचे वाली का नीचे में। तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 और 7 एकम 7। देखो आ गई ये दो संख्या। अब इनके बीच में 6 परिमेय संख्या लिख देंगे। इन 21 को छोड़ और 28 के, इन 21 और 28 के क्या बीच की लिखना है। 21 को साथ में नहीं लिख सकते अपन, ये आप कई बच्चे क्या करते हैं 21/7 भी लिख देते हैं, लेकिन नहीं, इनके क्या बोला है बीच के। क्वेश्चन में क्या बोला है बीच के, माने इन दोनों के बीच के। तो 21 के बाद आता है 22, तो 22/7। देखो बटे में हर में 7 है, तो सब में के बटे में क्या होगा 60 होगा। ठीक है ना, सबके बटे में क्या होगा 7 होगा। तो यहाँ देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। जी 28/7 तो ये लिखा है, इनके बीच में लिखना थी। तो ये अपनी 6 परिमेय संख्या आ गई, यानी ये हो गया अपना आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अब अपन आगे बढ़े। अब आ गया है तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है अपन को कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या लिखनी है अपन को। तो आपको हमने बताया था अगर हर समान हो तो अपन वही ट्रिक लगा सकते हैं जो अपन लगा रहे हैं, लेकिन हर अलग अलग हो तो फिर नहीं लगा सकते। तो यहाँ तो हर दोनों में समान है, बटे में 5 बटे में 5 है, तो अपन क्या करेंगे कि ये ट्रिक लगाएंगे। पहले सबसे, अब देखो अब वो नहीं लिखना कि दी गई संख्या को परिमेय संख्या में बदली, क्योंकि ये तो पहले ही से परिमेय में दी है यानी बटे में दी है। ये 3/5 और ये क्या है 4/5। ठीक है बच्चों, तो कितनी संख्या ज्ञात करनी है 5, कितनी करनी है 5। तो वही ट्रिक, जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ दो तो आ गए 6। तो 6 का ऊपर गुणा और 6 का नीचे गुणा, ऐसे 6 का ऊपर गुणा और 6 का नीचे गुणा। तो अब वही ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो 6 3 18 और 6 पंचे 30। और यहाँ भी ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30। तो बस इनके बीच की संख्या लिख दो 28/30 और 24/30 के। तो आंसर क्या आएगा अपना कि 19/30। इनके बीच की लिखना है ना, तो अब बार बार वही बता रहे हैं आपको कि जी संख्या और इन जी संख्या को छोड़ इनके बीच वाली संख्या लिखना है। तो 19/30
20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये अपनी आ गई 5 परिमेय संख्या। ये अपना आंसर उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको कैसे करना है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और करते हैं लास्ट क्वेश्चन चौथा। ठीक है ना, तो बस जैसे अपन ने उदाहरण में वहां पढ़ा था ना, उदाहरण नंबर 1 में किया था, वैसे ही सवाल है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। माने जो सत्य है तो क्यों सत्य हैं, असत्य है तो क्यों असत्य है, वो कारण भी बताना। तो चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उन्होंने क्या बोला, जो प्राकृत संख्या होती है, देखो एक इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा विधि है, जो पहले संख्या की बात करी हो उसे ऊपर लिखो और जो नीचे बाद में दी गई है उसे नीचे लिखो। तो इन्हें पहले प्राकृत संख्या बोला तो अपन ने यहाँ प्राकृत ऊपर लिख दिया, पूर्ण बोला तो पूर्ण अपन ने नीचे लिख दिया। अब इन्हें क्या बोला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपने वहां किया था ना, तो इसका उल्टा दिया था, उसमें असत्य आया था, तो इसका उल्टा यानी सत्य होगा। देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या कहलाती है, 1 2 3 से लेके अनंत तक, माने एक से लेके अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेके अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इन क्वेश्चन ने क्या बोला कि प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है का माने है होती है। तो अपन ने देखो प्राकृत संख्या 1 है तो पूर्ण भी है, 2 प्राकृत संख्या 2 है तो पूर्ण भी 2 है। माने ऐसी संख्या पूर्ण संख्या होती जाएंगी, माने जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सब पूर्ण होंगी। अब ये 0 नहीं हो तो वो अलग बात। हाँ देखो, जब पूर्ण संख्या ऊपर होती, माने उन्हें प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होती है क्या, जी अपन ने उदाहरण नंबर 1 में किया कि पूर्ण जब ऊपर थी तो 0, अब 0 तो इसमें प्राकृत में नहीं थी, तो जब वहां असत्य था। लेकिन यहाँ क्या बोला, प्रत्येक प्राकृत संख्या, माने प्राकृत संख्या ऊपर है और पूर्ण संख्या नीचे। ऊपर नीचे का मतलब जो पहले दिया गया हो उसे ऊपर लिखो, जैसे बाद में दिया गया हो वह नीचे लिखो। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। जितनी भी ये प्राकृत संख्या देख रहे हैं क्या वो पूर्ण है। देखो ये इतना पूरा तो देखो प्राकृत में आ रहा है, जैसे आपको पता है प्राकृत क्या कहलाती है, 1 2 3 4, ठीक है ना आगे। और ऐसी पूर्ण संख्या क्या कहलाती, 0 1 2 3 4 और ऐसे आगे अनंत तक। तो आपने देखा ये जितनी भी ये पूरी प्राकृत संख्या है ये सब पूर्ण में आ रही कि नहीं आ रही। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आ रही ना। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब ये पूर्ण संख्या ये अलग से, तो इससे कोई मतलब नहीं है, प्राकृत सभी है ना पूर्ण। तो बस ये थोड़ा सा क्या है कि ये वाली जो क्वेश्चन होते हैं इनमें थोड़ा सा दिमाग, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। आपको याद होना चाहिए, अच्छी परिभाषा को समझा होना चाहिए, जिससे आप इन क्वेश्चन को तुरंत कर सकते। तो थोड़ा सा आप परिभाषाएं को समझ लें तो आप इसको जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आया होगा कि मान जितनी ये प्राकृत है 1 2 3 4 सब पूर्ण संख्या है बस। तो ये क्या है, सत्य। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण, क्योंकि एक प्राकृत है तो पूर्ण भी है, 2 प्राकृत है तो पूर्ण भी नहीं है, और 0 पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है तो वो अलग बात है। उन्होंने पूर्ण का नहीं बोला, उन्होंने बोला प्राकृत संख्या क्या पूर्ण होती है। तो ये जितनी भी प्राकृत दिख रही ना सब पूर्ण में आती है। अब 0 ही अलग है तो इसका मतलब नहीं, ये बच्चे कंफ्यूजन यही हो जाते, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ने यही बोला है कि प्राकृत संख्या क्या पूर्ण है, भैया ये प्राकृत संख्या से मतलब है ये क्या है 1 2 3 4, और ये पूर्ण में आ रही क्या, हाँ आ रही 1 2 3 4 बस। अब ये 0 अलग से पूर्ण में तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। अब हम बाजार गए क्या लेने, शक्कर लेने। अब किराने की दुकान में गए शक्कर लेने, भैया उनके पास चावल भी है नमक भी है, हमें उससे क्या मतलब कि आपके पास रखा, हाँ अगर जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, लेकिन अब जरूरत नहीं, हमें तो भैया चीनी की जरूरत है तो हम चीनी ही लेंगे। तो शक्कर ले ली अपन ने, बस बात खत्म। अब तो हमारे पास नमक रखा है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हाँ कभी जरूरत पड़ेगी, अभी तो जरूरत नहीं है ना 0 की यहाँ। तो ये अलग, समझ रहे हो ना, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब रह गया है, अब कौन सा करना अपन को, दूसरा वाला। तो दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसी को चर्चा करें। देखो जो पहले आया उसको ऊपर लिखो, क्या है ट्रिक, जो पहले आया उसे ऊपर लिखो, जो बाद में आया उसे नीचे लिखो। तो पूर्णांक क्या कहलाती है, ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत, माने जितनी भी संख्या होगी बस बटे वाली नहीं रहती। हाँ बटे में 1 हो तो चल जाएगा, बाकी ये तो पता है ना माइनस इन्फिनिटी ना, तो यहाँ बटे में कुछ लिखा होता माइनस इन्फिनिटी, यानी जैसे -4 -2 -1 0 1 2 3 4, तो माइनस अनंत से
प्लस अनंत तक की, माने धनात्मक अनंत तक की संख्याएं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4। यानी यहाँ देखो ऋण वाली तो कोई है नहीं, तो ऋण वाले की तो पट्टी कट। अब आ गई धनात्मक, तो ये सब देख रहे हैं ना, तो पूर्णांक में भी 0, हमने बताया संख्या रेखा बनाई थी, 0, 1, 2, 3 और ऐसे धन प्लस अनंत तक जा रहे थे अपना। तो मतलब ये है अपना कि जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है उनके अंदर ही कई पूरी पूर्ण संख्या क्या हो जाती है? आ जाती। देखो ये 0 से तो आ जाएंगे, जैसे मान लो संख्या रेखा है अपनी ये 0, तो यहाँ ऋण वाली से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूर्णांक में कोई ऋण नहीं है। और क्वेश्चन क्या बोला? देखो सीधी बात ये है, जो ऊपर संख्या दी है और उन्होंने बोला कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या है। क्या बोला क्वेश्चन ने? प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। तो देखो ये जितनी भी संख्याएं क्या इसमें आ रही हैं? क्या देखो ये तो इसमें ऋणात्मक वाली भी है, जबकि ये इसमें ऋण है क्या? नहीं। माने उन्होंने बोला जितनी भी ये पूर्णांक संख्या है क्या वो पूर्ण में आ रही है, यानी पूर्ण संख्या है। तो भैया धन वाली तो पूरी दिख रही है, धन वाली तो पूरी दिख रही है, लेकिन ऋण वाली नहीं दिख रही। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। समझ में आया बात को? क्या जो देखो जो ऋणात्मक संख्या है वो पूर्ण नहीं है। हाँ धनात्मक वाली तो पूर्ण है तो वो तो ठीक है, लेकिन ऋणात्मक वाली पूर्ण नहीं है, मतलब इसलिए नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब ये होता है, आप ट्रिक को एक बार और अच्छे समझें। पहले जो पहले दिया है उसको ऊपर लिख लें, जो बाद में दिया उसे बाद में लिख लें। अब ये देखना है कि क्या पूछा है कि ये जो ऊपर वाली संख्या क्या सभी नीचे वाले में आ रही हैं क्या? अगर पूरी ऊपर वाली संख्या नीचे में आ रही है यानी आंसर सत्य है। अगर ऊपर वाली पूरी संख्या नीचे में नहीं आ रही यानी असत्य है। देखो जैसे पूर्णांक था ये पूरी ऋण वाली और धन वाली, तो धन वाली तो आ रही लेकिन ऋण वाली क्या इसमें आ रही? नहीं आ रही। ऊपर से पूरी संख्या ऊपर की नीचे आ रही, ऋण वाली नहीं आ रही ना, तो मतलब ये असत्य है। समझ में आया ना? अब आ गया, अब तीसरा देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय पहले है तो परिमेय को ऊपर लिखो, पूर्ण संख्या बाद में है तो पूर्ण संख्या को नीचे लिखो। पूर्ण परिमेय संख्या कहलाती है P/Q, पूर्ण संख्या कहलाती है 0 से लेके अनंत तक। अब देखो अब P/Q में लिख दो 2/3, मान लो लिख दिया 2/3। अब ये बटे वाली संख्या यहाँ पूर्ण में दिखती क्या? बटे वाली 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा कहीं बटे वाली नहीं करें? नहीं, हाँ बटे में 1 बना सकते हैं, तो भैया यहाँ बटे में तो 3 बस है। और आपको पता है मन से सिर्फ बटे में 1 बना सकते या हटा सकते, लेकिन यहाँ 3 को ना हटा सकते ना मन से लगा सकते। मतलब देखो यही संख्या परिमेय संख्या पूर्ण में नहीं आ रही, मतलब क्या है? ये क्या पूरी परिमेय संख्या पूर्ण में आ रही? नहीं आ रही, यानी इसका मतलब नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्या, जैसे उदाहरण के लिए यही 2/3 ले लें, आदि पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। माने जो बटे वाली कई संख्या, हाँ जैसे 2/1 है, अब ये परिमेय है तो पूर्ण भी है, क्यों? इसको हटा भी सकते, तो ये क्या बन गए? पूर्ण। 2 बन गए ना पूर्ण। लेकिन 2/3 मान लो, अब 5/4 मान लो, अब ये क्या 4 को थोड़ी हटा सकते, तो परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण है क्या? नहीं, ये कहीं आई नहीं रही पूर्ण की परिभाषा, क्योंकि पूर्ण क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक। ये बटे वाली तो आई नहीं, मतलब क्या है? नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको हम क्या कहना चाहते हैं? क्या समझाया आपको? तो ये अपन ने क्या किया कि सबसे पहले अपन ने पूरी संख्याओं की परिभाषा पढ़ी, फिर उसके बाद उदाहरण नंबर 1 किया, उदाहरण नंबर 2 किया, फिर प्रश्नावली के चारों क्वेश्चन किए। प्रश्नावली 1.1 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, माने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस लेक्चर में अपन ने पूरी प्रश्नावली 1.1 तक कंप्लीट कर ली है। अब अपन अगले लेक्चर में करेंगे कुछ उदाहरण और प्रश्नावली 1.2। तो अपन को क्या करना है, जब तक ये देखो ये जो प्रश्नावली है ना, इसमें थोड़ा जो ये पूर्णांक पूर्ण वाली वो पूरा डेफिनेशन पे बेस है। आपको अच्छे से डेफिनेशन परिभाषाएं याद हो जाएंगी ना, तो ये क्वेश्चनों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। और बीच में वो परिमेय संख्या ज्ञात करने वाली, तो उसमें भी जो हमने ट्रिक बताई है उसका उपयोग करके भी आप आसानी से क्वेश्चन आंसर को वो सवाल को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आपसे निवेदन है कि आप कृपया अच्छे से परिभाषाएं पढ़ लें, जिससे कि इन क्वेश्चन को करने में परेशानी ना हो। हाँ, हो सकता है कि आपको अभी एक बार में समझ में ना आया हो, क्योंकि क्या रहता है इनमें थोड़ा सा दिमाग अपन को लगाना पड़ता है कि अपन को क्या क्लियर हो जाए ना जब अपनी परिभाषाएं, तो फिर अपन इन लोग को कर लेंगे। और इसकी भी हमने ट्रिक बता दी कि जो ऊपर वाली संख्या आई है, जैसे पूर्णांक है, इस ऊपर पहले जो पहले दिया गया है उसको ऊपर लिख दो, जो बाद
बाद में दिया गया है उसको नीचे लिख दो। क्या ऊपर वाली पूरी नीचे आ रही है? अगर आ रही है तो सत्य है, नहीं आ रही तो असत्य है। ये आपको हमने बता दिया। अगर आपको दोबारा समझना हो तो बार बार रिवाइंड करके वीडियो देखिए, तो एक दो बार जब अपन प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, बार बार देखेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।